देखिए, पैसा तो सब कमा लेते हैं, कोई कम तो कोई ज़्यादा, लेकिन पैसे को सही तरीके से मैनेज कैसे करना है, फंड्स को, मनी को सही तरीके से मैनेज कैसे करना है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। गाइस, मैं हूं निशित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइटन्स द टेबल। गाइस, आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में। और ये एक ऐसी स्किल है ना, ये एक ऐसी नॉलेज है, जैसे आपने एक बार सीख लिया, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया, अपनी लाइफ में उतार लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको पूरी ज़िंदगी में आने वाली आपकी कभी भी कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्योंकि मैं खुद एक बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ, 4 साल से मैं भी एक बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे ये काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया है, काफ़ी हद तक ये पता चल गया है कि कैसे फंड्स को, मनी को, पैसे को सही तरीके से मैनेज कैसे करा जाए, ताकि मुझे या फिर किसी को भी आने वाली ज़िंदगी में कभी भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो अगर अब मैं बात करूं पर्सनल फाइनेंस की, तो आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इस बंदे से कुछ ढंग का इंफॉर्मेटिव मिले तो मज़ा है। तो गाइस, इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ ना, जो आपका जो पर्सनल फाइनेंस का जो गेम है उसे काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्ट कर देंगे, उसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर अब हम बात करें पर्सनल फाइनेंस की, तो पर्सनल फाइनेंस को हम 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा स्टेप होता है सेविंग, और तीसरा आखिरी स्टेप जो होता है वो होता है आपकी स्पेंडिंग, सबके खर्चे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप इन्वेस्टमेंट क्यों रखा है मैंने, उसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पहले मान लीजिए कि आपकी एक सैलरी है, आप जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है 50,000 रुपये महीने। हर महीने की 1 तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी आ जाती है, और आपने सोचा है कि अब से ना मैं हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा, और महीने के एंड के हफ्ते में मैं 10,000 रुपये को, जो मेरी जो इंस्टॉलमेंट है, वो कटवा दिया करूँगा, जो कि बहुत से लोगों के हिसाब से सही है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है। मान लीजिए कि आपकी जो सैलरी है वो तो 50,000 रुपये आपको हर महीने मिल रही है, लेकिन महीने की एंड तक आते आते पहुँचते ना उतने फंड्स बचते नहीं है जितना आपको इन्वेस्ट करना है। क्यों? कभी कभार कोई सेल आ जाती है, आप शॉपिंग कर लेते हैं, आपके खर्चे हो जाते हैं, वो फंड नहीं बच पाते हैं। कभी कोई दोस्त आपसे कुछ उधार मांग लेता है, आपके फंड्स नहीं बच पाते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट जानी है वो स्किप हो जाती है, और इससे होता क्या है कि लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न में फर्क पड़ जाता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ SIP की। आपने SIP चला रखी 10,000 रुपये की, तो जिससे आपका अभी तो आपके 10,000 रुपये, आपको लग रहा है खाली मेरे 10,000 रुपये जो है वो इंस्टॉलमेंट स्किप हो रही है, लेकिन कुछ सालों बाद, 10, 15, 20 सालों बाद, वो आपकी जो ये 10,000 रुपये है ना, वो लाखों रुपए का फर्क बन जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम से जो बचने का तरीका है वो यही है कि जैसे ही आपके अकाउंट में सैलरी आती है, मान लीजिए 1 तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है, तो पहले हफ्ते में आप इन्वेस्टमेंट कर दें, अपनी इंस्टॉलमेंट कटवा दें। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपके 2 फायदे होंगे। पहला तो फायदा ये होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, आपका जो लाखों रुपए का नुकसान हो सकता था फ्यूचर में, वो बच गया। और दूसरा फायदा ये होगा कि आपकी एक आदत बन जाएगी कि कम बजट में पूरे घर का खर्चा चलाने की, जो कि बहुत से लोगों को नहीं आता है। और जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा है कि अगर आप वो चीज़ें खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप एक टाइम वो आएगा जब आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ेगी जिनकी आपको ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल सही बात है। और बहुत से लोग करते ही यही है। वो क्या करते हैं कि कमाते तो कम है, लेकिन खर्चे उनके ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई 30,000 रुपये कमा रहा है और उसके खर्चे हैं 35,000, 40,000 रुपये के। ऐसा कैसे कर लेते हैं? ऐसा कर लेते हैं वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करके, या फिर EMI पे सामान लेकर। तो मैं नहीं कह रहा कि भाई क्रेडिट कार्ड मत यूज़ करो या फिर EMI से सामान मत लो, लेकिन भाई वही लो जिनकी आपको सही में ज़रूरत है, वो मत लो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर अभी आप EMI पे सामान ले रहे हैं, वो और खासकर वो चीज़ें ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी है 50,000, 40,000 रुपये और लाख रुपए का मोबाइल लेके घूम रहे हो भाई, तो भाई समझ लो कि आगे वाले टाइम में आपके लिए मुश्किलें होने वाली हैं। ठीक है? तो क्रेडिट कार्ड तभी यूज़ करो जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, या फिर मत यूज़ करो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे जो आपका जो इंटरेस्ट जाता है, वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, 40%, 42% होता है। तो और इतना इंटरेस्ट भाई कोई कमा नहीं पाता जितना आप बैंक को दे रहे हो। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने लाख रुपए साल में निकाले हैं, तो उस पर 42,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी अगर लाख रुपए का आपने मोबाइल लिया ना क्रेडिट कार्ड से, तो वो मोबाइल 1 साल बाद पड़ जाएगा आपको 1,42,000 रुपये का, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसलिए
लग्जरीज पे फोकस मत करो, फोकस करो भाई अपनी नीड्स पे, ठीक है। और EMIs पे सामान लेना कम कर दो। और अब आते हैं हम अपने स्टेप नंबर 2 पे, यानी सेविंग्स पे। और बहुत से लोगों को ना यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि उन्हें सेविंग्स में और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क ही नहीं पता होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, इन्वेस्टमेंट को सेविंग, जबकि ऐसा होता नहीं है। सेविंग्स जो की जाती हैं वो की जाती हैं इमरजेंसीज़ के लिए, अपने फंड्स को फ्यूचर में यूज़ करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट जो की जाती है वो की जाती है रिटर्न्स के लिए। और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो सेविंग्स होती हैं वो हमेशा की जाती हैं लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में या फिर कैश की फॉर्म में। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? ये वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपकी इनकम होती है, सबसे पहले आप क्या करें, आप इन्वेस्ट करें, उसके बाद आप सेव करें। सेव कैसे करना है? सेव हमेशा कैश की फॉर्म में करना है या फिर लिक्विड एसेट की फॉर्म में करना है। कभी भी कुछ ऐसा एसेट मत लीजिए जिन्हें आप अपनी इमरजेंसी पे टाइम पे ना निकाल पाएँ। फॉर एग्जांपल, आपने बाय चांस आपने सेविंग के नाम पे आपने प्लॉट ले लिया, तो प्लॉट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत जल्दी निकल जाती है, यानी बहुत जल्दी आप प्लॉट को सेल नहीं कर सकते हो। कभी कभार एक प्रॉपर्टी को सेल करने में महीने लग जाते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप इमरजेंसी पे यूज़ कर सकते हो, और वो पैसा क्या किस काम का जैसे आप इमरजेंसी पे यूज़ ही नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेविंग्स को आप अपनी इन्वेस्टमेंट ना देखें। इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो अलग करें, सेव अलग करें, ताकि आप उस सेविंग को अपनी इमरजेंसीज पे यूज़ कर सकें और उस इन्वेस्टमेंट को अपने रिटर्न्स के लिए, फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकें। और अब आते हैं हम अपने स्पेंडिंग्स पर, अपने खर्चों पर, यानी अपनी आखिरी स्टेप पर। देखिए, जो हमारे खर्चे होते हैं ना, वो हमें ऐसे करने चाहिए कि जो हमारी हेल्थ को कॉम्प्लीमेंट करें, हमारे रिलेशंस को और बेटर बनाएं, हमारी नॉलेज को बढ़ाने में हमारी मदद करें। क्या फ़ायदा होगा कि आप इन्वेस्ट करना जानते हैं, आप सेव करना जानते हैं, आप अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे खर्चे ना करें जो आपको नेगेटिवली इम्पेक्ट करें, बल्कि आप ऐसे खर्चे करें जो आपको मदद करें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जी पाएं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खर्चे ऐसे करें जो आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें। तो आपने सीख लिया कि इन्वेस्ट कैसे करना है, आपने सीख लिया कि सेव कैसे करना है, आपने सीख लिया कि भाई खर्च कैसे करना है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि रेशियो की, कि कितना हमें इन्वेस्ट करना है, कितना हमें सेव करना है और कितना हमें खर्च करना चाहिए। तो अगर हम बात करें रेशियो की, तो बेसिकली ये रेशियो होता है 3:2:5 मेरे हिसाब से, यानी कि लगभग आपको 30% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, 20% आपको सेव करना चाहिए और लगभग बचा आपको 50 to 40% आपको खर्च करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कमाते आप कितना भी हो, खर्च हमेशा कम से कम करना चाहिए, सेव और इन्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ताकि आपको आने वाली ज़िंदगी में कोई भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।